गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग विज्ञान से संबंधित सामान्य अध्ययन के अंतर्गत कुछ प्रश्नों की श्रृंखला कर रहे थे, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए चलिए हम आज का पहला प्रश्न लेते हैं। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? गुणसूत्र, ठीक है, डीएनए या जीन या केंद्रक। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोग जानते हैं कि आनुवंशिकता की इकाई को जीन कहा जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है। इनमें से कथन ए और कथन बी यानी कारण आर है, तो कथन ए है ए बी रुधिर वर्ग के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। ठीक है, तो ये तो हम लोग जानते ही हैं कि यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं ए बी और डोनर होते हैं ओ। रुधिर ए बी की लाल रुधिर कणिकाओं में कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए अन्य किसी रुधिर समूह के साथ समूहन यानी कि ये क्लोटिंग नहीं करता है। तो इसमें हमारा, अब बताइए, ए और आर दोनों सही हैं, सही व्याख्या करता है, या ए और आर दोनों सही हैं और व्याख्या नहीं करता है, या ए सही है आर गलत है और ए गलत है आर सही है। तो आप लोग जानते हैं कि ए और बी लाल रुधिर कोशिकाओं में कोई एंटीजन नहीं, एंटीबॉडी नहीं होती है। ठीक है, एंटीजन तो ए बी होता ही है, ए और बी दोनों होते हैं, इसलिए ये गलत हो गया। तो हमारा सही है क्या? सी वाला, ए सही है लेकिन आर क्या है? गलत है। चलिए अगला प्रश्न है। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है, पीला, हरा, नीला और बैंगनी। तो याद रखिए कि वर्णांधता वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो लाल और हरे में अंतर नहीं कर पाता, यानी कि लाल को हरा और हरे को लाल, यानी कि ये हरा है या लाल है नहीं समझ पाता। तो इसका मतलब है कि लाल को क्या दिखाई पड़ेगा? हरा दिखाई पड़ेगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा हरा। एक वर्णांध पुरुष का एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके, देखिए, पुत्रों में नहीं होंगे, पुत्रियों में कह रहा है कि लक्षण उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो लक्षण उत्पन्न होंगे कहाँ पर? उसके पुत्रियों में या पुत्री के पुत्रों में या पुत्रियों के पुत्रों में। आप याद रखिएगा कि जब भी ये अनुवांशिक रोग होते हैं जो, वो पुत्रियां वाहक होती हैं और उनके पुत्रों में क्या होता है? ये प्रकट होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, सॉरी, पुत्री के पुत्रों में और पुत्रियों के पुत्रों में, यहाँ सिर्फ पुत्री दिया है ना, सिर्फ पुत्री नहीं बल्कि पुत्रियों के पुत्रों में। ध्यान रखिएगा, यानी कि पुत्रियों के, सिर्फ इसमें एक पुत्री कह रहा है और यहाँ पर क्या है? बहुत पुत्री। तो आपका हो जाएगा उत्तर डी, पुत्रियों के पुत्रों में। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से, ठीक है, विचार कीजिए। एक महिला वर्णांध है पर उसका पति वर्णांध नहीं है, इसका एक पुत्र और एक पुत्री है। तो इनमें से कौन सा कथन क्या होगा? सही होने की सबसे ज्यादा संभावना होगी। ठीक है, तो चलिए अब इसमें ध्यान दीजिएगा, महिला वर्णांध है लेकिन पति वर्णांध नहीं है, तो क्या दोनों संतान वर्णांधता से ग्रस्त होंगे, या दो पुत्री वर्णांध है किंतु पुत्र वर्णांध नहीं होगा, या दोनों संतान वर्णांध नहीं होंगे, या पुत्र वर्णांध होंगे किंतु पुत्री वर्णांध नहीं होगी। तो आप जानते ही हैं पिता से पुत्री में जाता है और माँ से पुत्र में जाता है, तो पुत्र वर्णांध होगा, पुत्री वर्णांध नहीं होगी। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, पुत्र वर्णांध होगा, पुत्री वर्णांध नहीं होगी। अगला प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक रोग है जो होता है किसके द्वारा? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण, ये तो दोनों एक ही दिया हुआ है। ठीक है, और डीएनए की संरचना में परिवर्तन के कारण, आरएनए की संरचना में परिवर्तन के कारण। तो डाउन सिंड्रोम जो होता है, ठीक है, वो
गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। यहाँ पर ये होना चाहिए गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन कारण, तो संरचना में नहीं, संख्या में परिवर्तन। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम 21वां जो होता है, यानी 21वां जोड़ा होता है, उसमें क्या हो जाते हैं, 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। ठीक है, वहाँ 3 एक्स 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 हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए डाउन सिंड्रोम जो है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के, जहाँ 46 होते हैं उसकी जगह 47 हो जाते हैं, 21वें में पाया जाता है डाउन सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, कौन सी व्याधि अनुवांशिक रोग, ठीक है, अनुवांशिक रोग है? हीमोफीलिया, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर और पेचिस। तो आप लोग जानते हैं हीमोफीलिया क्या है, ये अनुवांशिक बीमारी है। इसमें से रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, जब रक्त का थक्का नहीं जमता है तो वो अनुवांशिक बीमारी है। ये टीबी है, ये कैंसर है और ये पेचिस है। ये सब क्या चीज़ हैं, ये बाद में होने वाली बीमारियां हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सर्वग्राही रुधिर वर्ग किसका होता है? ए का, बी का, ओ का या ए बी का? तो अभी पिछले आया था ए बी। ठीक है, वो क्या है, सर्वग्राही है। और ओ क्या है, सर्वदाता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी, दात्र। ठीक है, कोशिका अरक्ता, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, दांत्र होना चाहिए, किसकी अपसामान्यता के कारण होता है? श्वेत रुधिर कणिका, लाल रुधिर कणिका, बिंबाणु रुधिर प्लाज्मा संयोजन। देखिए, ये अरक्तता जहां पर भी आती है ना, वो आरबीसी से संबंधित होती है। तो सीधा सीधा आप उत्तर क्या लगाइए, लाल रुधिर कणिकाएं। तो लाल रुधिर कोशिकाएं जो होती हैं उनका आकार परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, सिकल सेल, तो सिकल का मतलब हंसिया के जैसा हो जाता है, और हंसिया आप लोग आकार जानते हैं। अगला है कि मेंडल द्वारा मटर के कितने जोड़ी लक्षणों का चयन किया गया? 7 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी और 2 जोड़ी। ठीक है, तो इसमें यानी कि लक्षण देखे उन्होंने 7 जोड़ी, इसलिए उन्होंने मटर को क्या किया था, चुना था। नवजात शिशु का लिंग किसके गुणसूत्रों द्वारा निर्धारित होता है? यानी कि जो लिंग निर्धारण है वो किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? माता से, पिता से, या ए बी दोनों, या दादा से? तो शिशु का लिंग निर्धारण सिर्फ और सिर्फ निर्भर करता है पिता पर। यानी पुरुष में जो अंतिम पाया जाता है वो है एक्स और वाई, और एक्स वाई में जब भी वाई से एक्स मिलता है तो क्या बनता है, पुत्र बनता है, और एक्स एक्स मिलता है तो वो लड़की बनती है। ठीक है, यानी पुत्री बनती है। माँ में सिर्फ एक्स एक्स पाए जाते हैं, पिता में एक्स वाई पाया जाता है। तो पिता सिर्फ क्या होता है, शिशु के लिंग के निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। तो आपका उत्तर हो गया पिता। अगला, हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति, ठीक है, हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति में क्या नहीं होता? हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति में क्या नहीं होता? एच बी ए तथा एच बी बी थक्का जमने वाले प्रोटीन, वेलिन, और है अमीनो अम्ल को टायरोसिन में परिवर्तित करने वाला एंजाइम। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, हीमोफीलिया। अभी पिछले मैंने बताया है कि हीमोफीलिया में थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का नहीं जमने, तो रक्त के थक्का जमने वाले प्रोटीन की क्या होती है, कमी होती है। क्लियर? तो हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगला प्रश्न है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? माता पिता, बलात्कारी, चोर और सभी। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसके लिए किया जाता है, बताइए? माता पिता के लिए यानी कि पहचान के लिए किया जाता है, बलात्कारी के पहचान के लिए किया जाता है, चोर के पहचान के लिए किया जाता है, या सभी के पहचान के लिए किया जाता है? तो आप जानते हैं माता पिता का निर्धारण के लिए भी किया जाता है, बलात्कारी का भी यानी वो किया जाता है, पता लगाया जा सकता है, चोर का भी पता लगाया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी कि डी, यानी कि सभी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकती है? यानी कि ऐसी बीमारी जो क्या होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में टैटू बनाते समय रक्त निकलता है, तो रक्त यानी कि वो जो पस निकलता है तो उससे ट्रांसफर हो सकती है। तो चिकनगुनिया,
यकृत शोथ बी, यकृत शोथ को जो है ना, यानी कि कौन सी बीमारी है, बी, तो ये हेपेटाइटिस इसे बोला जाता है, हेपेटाइटिस बी, जिसे आप लोग पीलिया नाम से भी जानते हैं, HIV एड्स। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो सकता है, चिकनगुनिया, तो किसके काटने से होता है, मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, और ये दोनों क्या हैं, ठीक है, यानी कि यकृत शोथ बी और HIV एड्स, ये एक मानव से दूसरे मानव में रक्ताधान के द्वारा होता है। ठीक है, ये सीरम के यानी धान के द्वारा होता है। सीरम का मतलब जो शरीर से निकलने वाला किसी भी प्रकार का तरल पदार्थ है, वो जब क्या होता है एक दूसरे व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाता है, रक्त से मिल जाता है, तो ये दोनों हो जाते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतया उत्तरदायी था। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम और फास्फोरस, या कार्बन, हाइड्रोजन और पोटेशियम। तो इसमें कह रहा है कि पृथ्वी में जीवन के लिए कौन सा जरूरी था, तो कार्बन हमेशा पाया गया, हाइड्रोजन भी पाया गया और नाइट्रोजन भी पाया गया। तो जीवन के लिए कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये क्या था, मूलतः उत्तरदायी थे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समजात अंग है, समजात अंग। ठीक है, विषमजात अंग, समजात अंग, दो प्रकार के अंग पाए जाते हैं, कीटों और पक्षियों के पंख, मछली और बिल्ली के पूंछ, ठीक है, मगर की त्वचा और पक्षियों के पंख, घोड़े और आदमी का अग्रपाद। तो इसमें समजात अंग किन्हें कहा जाता है, समजात और विषमजात अंग होते हैं। इसमें घोड़े का और आदमी का अग्रपाद, यानी कि इसके लिए है कि जो है यानी कि घोड़े का और आदमी का अग्रपाद, समजात अंग वो होते हैं जो समान रूप से क्या होते हैं, जन्म लेते हैं, लेकिन कार्य उनका क्या होता है, अलग अलग होता है, यानी समान तरीके से बनते हैं। तो जो अग्रपाद है, मानव का हाथ जो है, ठीक है, वही क्या हो गया, घोड़े का अगला पैर बन गया है, या घोड़े का अगला पैर मानव का हाथ बन गया है, और मानव अब उसे पकड़ने वगैरह के लिए प्रयोग करता है, और घोड़ा क्या करता है, चलने के लिए प्रयोग करता है। लेकिन जब बच्चा होता है मनुष्य, तो भी क्या करता है, जब वो यानी कि घुटनों के बल चलता है, तो क्या होता है, अग्रपाद का अपने प्रयोग करता है। तो समजात अंग का मतलब है कि समान रूप से जन्म लेना, लेकिन कार्य क्या होना, अलग अलग होना। विषम जात क्या होते हैं, विषम तरीके से जन्म लेना, लेकिन समान कार्य होना। ठीक है, चलिए ये सब विषम जात हैं। कीटों और पक्षियों के पंख क्योंकि उड़ने के लिए होते हैं, वो मछली और बिल्ली की पूंछ, ये पूंछ होती है, ठीक है, उनका संतुलन बनाए रखने के लिए। मगर की त्वचा और पक्षियों के पंख जो है, ये भी क्या होते हैं, ये विषम जात हैं। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से एक पुरुष अवशेषी अंग का उदाहरण है, हानु, उपकरण, कर्णपेशी, रदनक दंत और प्रगंडिका। ठीक है, तो इसमें पुरुष अवशेषी अंग कौन सा है, यानी कि इंसानों में जो पाया जाने वाला अवशेषी अंग है, वो क्या है, कर्णपेशी अवशेषी अंग है। निम्नलिखित में से डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है किसे, चीन को, मोन्टाना को, अर्जेंटीना को, या ब्राज़ील को। यानी कि डायनासोर सब ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि उनके जो वो हैं अवशेष, वो कहाँ पर मिले हैं, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो ये मोन्टाना, ठीक है, तो मोन्टाना डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है। डार्विन के विकासवादी सिद्धांत के अनुसार जिराफ की जो लंबी गर्दन है, वो क्या है, तो ये विकासवादी सिद्धांत है। चलिए इसमें है, पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पेड़ों पर पत्तों तक पहुंचने के सतत प्रयास के कारण बनी, ये तो लेमार्क बोलता है। लंबी गर्दन से उसे कोई लाभ नहीं है और मात्र एक संयोग है। और फिर कह रहा है, उसे आहार प्राप्त करने का लाभ देती है, जिससे कारण लंबी गर्दन वाले जीवित रहते हैं। अफ्रीका सवाना के विशेष मौसम का परिणाम है। ठीक है, अब देखिए विशेष मौसम भी है, तो उसके बावजूद भी क्या चीज़ है, ये उसे आहार प्राप्त करने का लाभ देती है, जिसके कारण लंबी गर्दन वाले जीवित रहे। डार्विन की बात हो रही है। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। लेमार्क बोलता है
कि यानी कि सतत प्रयास के नहीं, जो लेमार्क कहता है कि गर्दन छोटी थी और पैर भी छोटे थे, लेकिन डार्विन बोलता है कि दो तरीके के जिराफ थे। कौन कौन से? लंबी गर्दन वाले, ठीक है, और लंबे पैर वाले, और छोटी गर्दन वाले और छोटे पैर वाले। जब उनको यानी छोटे वालों को आहार नहीं मिला तो वो नष्ट हो गए और ये जीवित रहे, बच गए। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, डार्विन फिंचिस का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? डार्विन फिंचिस मछलियों के लिए, छिपकलियों के लिए, पक्षियों के लिए या उभयचरों के लिए? तो किन को किया जाता है? ठीक है, तो आपका है पक्षियों के लिए। डार्विन फिंचिस जो है वो पक्षियों के लिए, इस समूह के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, डीएनए का कौन सा लक्षण इसे आनुवांशिक सूचना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने के लिए उपयुक्त बनाता है? दोनों शाखाओं की पूरकता, द्विगुणित संरचना, एक चक्र के आधार युग्मों की संख्या या शर्करा फास्फेट बंध? यानी कौन सा ऐसा है जो क्या करता है? तो आप जो जानते हैं कि ये द्विगुणित संरचना है, ठीक है, इसमें पाई जाती है और वो संरचना निश्चित होती है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है? परिवर्तित रहती है। तो हमारा हो जाएगा उत्तर बी, द्विगुणित संरचना। अगला प्रश्न है, सांप की विष ग्रंथियां किसके समजात होती हैं? मछली के विद्युत अंग के, रे की स्टिंग के, ठीक है, स्तनियों के श्लेष्मक ग्रंथियों के, या कशेरुकियों की लार ग्रंथियों से? तो ये जो है वो रे के स्टिंग की क्या होती हैं? समजात होती हैं। यानी कि ये भी क्या होता है? स्टिंग यानी कि डंक मारने के लिए होता है, और वो भी क्या होते हैं? यानी कि विष छोड़ने के लिए होती हैं। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा इसका आपका, सॉरी, नहीं, रे की स्टिंग नहीं है ये। जो सांप की जो ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, माफी चाहता हूं, वो कशेरुकियों की लार ग्रंथियों की तरह होती हैं। ठीक है, लार ग्रंथियों की समजात होती हैं। जैसे लार ग्रंथियां मानव के कशेरुकियों के मुंह से निकलती हैं, उसी तरह से उनके भी लार ग्रंथियां ही वो होती हैं, लेकिन वो एक नली के द्वारा निकलती हैं और वो विष होता है, विष के रूप में होता है जो उसकी सुरक्षा करता है। ठीक है, तो कशेरुकियों की लार ग्रंथियों की तरह होती हैं, इसके समजात होती हैं। वो मैं यानी कि ध्यान नहीं दिया, यहाँ समजात पूछ रहा है, तो ये कशेरुकियों की समजात की तरह होती हैं। ठीक है, समजात का मतलब समान रूप से पैदा होना, लेकिन काम अलग अलग होना। अभी ऊपर मैंने बताया आप लोगों को। तो यानी कि पाया मुंह में ही जाता है, मुंह में क्या निकलता है? लार ग्रंथियां निकलती हैं। ठीक है, लार ग्रंथियां होती हैं जहां से लार निकलता है, लेकिन उसमें से विष निकलता है और उनमें से क्या निकलता है? लार निकलता है। चलिए अगला है, डीएनए के दो स्ट्रैंड बंधे होते हैं। डीएनए के दो स्ट्रैंड्स बंधे होते हैं हाइड्रोजन के बंधन से, सहसंयोजन बंधन से, स्थिर यानी विद्युत बल से, वंडरवाल बल से। डीएनए की बात कर रहा है। तो डीएनए के जो यानी दो स्ट्रैंड बने होते हैं वो हाइड्रोजन बंध से बने होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बंध से बने होते हैं। अगला प्रश्न है, डी ब्रीज यानी ह्यूगो डी ब्रीज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? जाति उद्भवन का सिद्धांत, विनिमय का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, उत्परिवर्तन का सिद्धांत? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन का था और इनका था उत्परिवर्तन का सिद्धांत। ठीक है, तो आप हमारा उत्तर हो जाएगा डी, ह्यूगो डी ब्रीज उत्परिवर्तन का सिद्धांत देने वाले थे। चलिए अगला प्रश्न है, इनको क्या करना है? मिलाना है। इसमें कह रहा है कि कौन सा रोग जल संक्रामक है, यानी कि कौन सा ऐसा है जो जल से होने वाला रोग होता है? टाइफाइड, यकृत, क्षय रोग और यकृत बी, यानी ए और बी जो है, और इसमें हाइपेटाइटिस ए और हाइपेटाइटिस बी और टाइफाइड और क्षय रोग। क्षय रोग का मतलब टीबी। तो टीबी जो है वो क्या जल संक्रामक है? क्या जल के संक्रमण से होता है? ठीक है, तो इसमें दो दो दिए गए हैं, तो दो दो में आपका इसका मतलब क्या हो गया कि ये होगा नहीं। तो जो है ना टाइफाइड तो जल संक्रामक होता ही है। ठीक है, और इसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, हेपेटाइटिस ए। तो ये यानी कि आपका चौथा और पहला क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, एड्स
मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा होता है जो रेट्रोवायरस है, लेंटेवायरस है, अरबोवायरस है या प्रतिरक्षा विषाणु है। ठीक है, तो प्रतिरक्षा विषाणु तो है ही नहीं है। ठीक है, प्रतिरक्षा विषाणु होता तो क्या होता, इससे मानव को, ठीक है, इसका नाम ही प्रतिरक्षाहीनता कैसे आ गया, तो ये क्या है, रेट्रोवायरस है। ठीक है, तो एड्स जो है ना वो रेट्रोवायरस है। अगला प्रश्न है कि टीके के विशिष्ट रोग प्रतिरक्षी प्रोटीन के संश्लेषण के अभिप्रेरण द्वारा संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, टीका किसी भी रोग के प्रतिरक्षी प्रोटीन के संश्लेषण के अभिप्रेरण द्वारा संरक्षण प्रदान करता है। शरीर में रोग प्रतिरक्षी के उत्पादन के लिए उत्तरदायी कोशिका कौन सी है, तो कौन सी है, कणिकाणु, लसिका, ठीक है, कोशिका, लोहित कोशिका और बिंबाणु। तो इसमें शुद्ध इन्होंने क्या दे दिया है, हिंदी दे दिया है। ठीक है, लोहित कोशिका जो है RBC है और लसिका कोशिका आपकी यही क्या होती है, ये प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए जरूरी होती है और ये WBC में पाई जाती है। तो याद रखिएगा, प्रतिरक्षी मानव शरीर में प्रतिरक्षी के जो कार्य करते हैं वो क्या होते हैं, वो उत्पादित यानी WBC करता है और वो उत्पादित कौन करते हैं, लक्षिका यानी लक्षिका कोशिकाएं। अब इसमें सुमेलित करना है रोग और निदान। एड्स, प्लेग, टाइफाइड, विडाल परीक्षण, वेसन स्टेन परीक्षण, एलिसा परीक्षण, मांटू परीक्षण। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि एड्स के लिए क्या किया जाता है, एलिसा परीक्षण किया जाता है। तो ए में क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो ए में 3 हो गया, तो ए में 3 का मतलब क्या हुआ आपका, बी और डी में है। ठीक है, अब इसके बाद है प्लेग और टाइफाइड। जो टाइफाइड है तो टाइफाइड के लिए इसमें 2 रह गया, एक विडाल और वेसल। माउंट परीक्षण तो यानी कि ये तो है ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें होता कौन सा है, तो टाइफाइड के लिए वेसल स्टेन परीक्षण होता है, सॉरी, ठीक है, विडाल परीक्षण होता है। टाइफाइड के लिए विडाल बोलते हैं ना, डॉक्टर को कई बार जो है ना कि टाइफाइड का टेस्ट करवाना है तो विडाल परीक्षण, और प्लेग के लिए है वेसन स्टेल परीक्षण। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो भी हो जाएगा 3 और 2 और क्या 1। ठीक है, एड्स एलिसा परीक्षण, प्लेग वेसल स्टेन परीक्षण, टाइफाइड विडाल परीक्षण। अगला प्रश्न है युवा व्यक्ति में HIV या एड्स होने की आशंका निम्नलिखित लक्षणों में से किस एक से अधिकांशता संबद्ध होती है। युवाओं की बात कर रहा है कि युवा व्यक्ति में, ठीक है, तो किससे हो सकती है HIV, तो इसमें है दीर्घकाल से स्थिर पीलिया और दीर्घकालीन यकृत रोग, तीव्र अरक्तता, दीर्घकालिक प्रवाहिका या तीव्र दीर्घस्थायी शिरोवेदना। तो इनमें से कौन सा हो सकता है, ठीक है, तो इसमें से तीव्रतम दीर्घस्थायी शिरोवेदना, ठीक है, यानी सिर में क्या होना, यानी लगातार दर्द बने रहना स्थायी रूप से। ठीक है, तो ये जो है यानी कि लक्षण हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संक्रमण बीमारी नहीं है। इनमें से कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है, एड्स, छोटी माता, गलसुआ या हर्पीस। संक्रामक बीमारी यानी एक से दूसरे में नहीं फैलती है। संक्रामक का मतलब एकाएक फैल जाना, तो छोटी माता भी है, गलसुआ भी है और हर्पीस भी है। लेकिन एड्स जो है वो संक्रामक बीमारी नहीं है। संक्रामक का मतलब होता है संक्रमण से होना, जो बहुत ज़्यादा लोगों को क्या करे, प्रभावित करे। संक्रामक जैसे मलेरिया है तो जहाँ फैलता है वहाँ पर फैल जाता है, हैजा है वो संक्रामक बीमारी है। एड्स का संक्रमण होता है, ठीक है, लेकिन ये संक्रामक बीमारी नहीं है। ठीक है, तो इनमें से यदि हमको चुनना हुआ तो हमारा उत्तर हो जाएगा क्या, एड्स। संक्रामक बीमारी और संक्रमण होने में क्या है, यानी कि ध्यान रखिएगा, यदि किसी व्यक्ति को एड्स है, हाथ मिलाने से, गले मिलने से, उसके कपड़े पहनने से आदि किसी भी तरह से एड्स नहीं होता है। ठीक है,
जब तक कि उसका किसी भी तरह से सीरम किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के शरीर में न पहुंच जाए, तब तक नहीं होता। इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि जो है ये संक्रामक बीमारी नहीं है। छोटी माता, एक को हो गया ना, और यदि यानी कि पूरे घर में हो जाता है, फिर इसे बोलते हैं संक्रामक बीमारी। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। इसी तरह से गलसुआ है, ठीक है, यानी कि ये किसी में, यानी घर में गाल सूज गया, उसने बर्तन से पानी पिया और उसी बर्तन से क्या करेगा, कोई जो है ना दूसरा पानी पी लेगा तो उसे हो जाएगा। इसी तरह से हर्पीस भी है। लेकिन एड्स जो है ना, एड्स रोगी के साथ आप खाना खाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके यानी कि पिए हुए जो ग्लास है उसका, उसमें से पिए हुए पानी से पी लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये चीज़ है कि उसके शरीर से निकले हुए जो तरल पदार्थ हैं वो शरीर में ना जाने पाए, बस, ठीक है। तो ये थे हमारे लगभग 25 से 30 प्रश्न। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अपने जो यानी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करिए, जिससे कि और दूसरे लोग भी हम लोगों के साथ जुड़ करके अपने तैयारी को कुछ और बेहतर बना सकें। यानी कि जो आप लोगों को जानने वाले हैं तो उन्हें आप शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।